जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इसमें वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो 10+2 का न्यू बुक आया है उसका जो हम लोग टेस्ट नंबर 4 देख रहे हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। हम लोग दोस्तों इसमें फुल डिस्कशन देखेंगे और इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। पहला कहता है कि निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। देखिए सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सतलज नदी जो है यह तिब्बत के पठार में स्थित राकस ताल झील से निकलती है और यहाँ इसे लॉगजेन कम्बाब के नाम से जाना जाता है और यह भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होती है तथा सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है, जबकि ब्यास चिनाब रावी नदी का उद्गम भारत में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ भारत के जलप्रपात का नाम दिया गया है, एक तरफ अवस्थिति दिया गया है। तो देखिए जो बरकाना भारत की जलप्रपात है यह आपको कर्नाटक राज्य में है, तो ऑप्शन यहाँ 4 में मिलेगा। फिर कंधार, तो कंधार जलप्रपात यह आपका उड़ीसा राज्य में है। फिर है दोस्तों बझाचल जो है यह आपका केरल राज्य में हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर पलानी, तो पलानी याद रखिएगा यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे याद आप कर लीजिएगा। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, जो बरकाना जलप्रपात है यह आपका कर्नाटक में है, कंधार जलप्रपात ये आपका उड़ीसा में है, और बाझाचल ये आपका केरल, और पलानी जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन 78 कहता है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो देखिए जो राजगढ़ बांध है यह दोस्तों आपको बेतवा नदी पर बनाया गया है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा जो राजघाट है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला में स्थित है और यह परियोजना बेतवा नदी पर निर्मित है। माता टीला बांध याद रखिएगा, यह आपको उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में एवं रानी लक्ष्मी बांध इसी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 79। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों यह जो मध्य प्रदेश है यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। देखिए और उत्तर प्रदेश के जो 8 जिला है जैसे बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली, और हरियाणा का 14 जिला भी है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि यह आपको राजधानी से सटती है जो कि नई दिल्ली से। चलिए राजस्थान का 2 जिला याद रखिएगा, अलवर और भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के संशय जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो संशय जलवायु क्षेत्र की संख्या है वह दोस्तों 9 है, याद रखिएगा। कितना है तो यह 9 है। देखिए 9 कौन कौन सा है तो याद रखिएगा, भाभर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, पाँचवा है मध्य मैदान, छठा बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां उत्तर पूर्वी मैदान, आठवां पूर्वी मैदान और 9वां हो जाएगा विंध्य क्षेत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक पायस किसके कोलाइडी बिलियन होता है। तो देखिए दोस्तों कोलाइड 2 पदार्थ का विषमांग मिश्रण होता है और इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, द्रव में, द्रव यानी कि लिक्विड में लिक्विड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन में देखिए 82 कह रहा है कि किस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती है। तो 82 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्क्लेरेकाइमा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए स्क्लेरेकाइमा ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती है और यह ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है और इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है जिस पर लिग्निन का जमाव होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, बोलता है कि पार्सेक के मापन की एक इकाई है। तो पार्सेक जो है दोस्तों यह खगोलीय दूरी यानी कि लंबाई मापने का सबसे बड़ी इकाई है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, लंबाई। देखिए एक प्रकाश वर्ष दूरी वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई होती है। अगर पूछेगा दोस्तों आपको कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है तो याद रखिएगा 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। अगर एक पार्सेक बराबर मीटर में आपसे पूछेगा तो हो जाएगा
3.08 गुने 10⁻16 मीटर। यही आपको दोस्तों कहीं 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष का देगा, तो 3.262 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बेरियम को आदर्श गैस को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का खोना होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेरियम को आदर्श गैस को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी आदर्श गैस का प्रमुख गुण उसके अस्थायी या अक्रिय होना है, और किसी गैस को अस्थायी उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है कि फेमटो का अर्थ है 10 की घात। तो फेमटो का अर्थ है दोस्तों 10⁻⁻15 घात हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए, फेमटो को कहेगा तो 10⁻⁻15 हो जाएगा, पीको को कहेगा तो 10⁻12 हो जाएगा दोस्तों। फिर अगर कहेगा आपको नैनो को तो 10⁻9 हो जाएगा, माइक्रो कहेगा तो 10⁻6 हो जाएगा, और मिली कहेगा तो 10⁻3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 वो कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह दोस्तों बॉयल का नियम, याद रखिएगा। बॉयल का नियम के अनुसार स्थिर ताप यानी कि दोस्तों जो टेम्परेचर जो होता है पर गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन यानी कि वॉल्यूम उसके दाब यानी कि प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 87 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो इसमें कार्य दिया गया ऑप्शन है यह सदिश राशि नहीं है कार्य, बल्कि दोस्तों यह एक अदिश राशि है। जबकि बल, वेग और विस्थापन जो दिया गया है यह आपको सदिश राशि है। देखिए, भौतिक में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो, और दूसरे शब्दों में कोई बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस में Mk3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है। तो याद रखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि An। देखिए दोस्तों, समूह 15 के तत्व N, P, As, Sb और Bi का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यह NS के 2 Np 3 है, याद रखिएगा। जबकि चूँकि नाइट्रोजन का आकार दोस्तों इसमें सबसे छोटा होता है और परिवार में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, याद रखिएगा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्राप्त कर नाइट्राइड M3 आयन बनाता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का मापन इकाई को पहचान करें। तो ऊर्जा की जो मापन इकाई है दोस्तों वह जूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जूल। देखिए, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को उसे वस्तु को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, एक गति ऊर्जा और एक स्थिति ऊर्जा। और इन दोनों का मात्रा की बात किया दोस्तों तो एम्पियर, विद्युत धारा, वोल्ट, विभव, वाट शक्ति सही इनका मात्रक है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को कहा जाता है। तो फलदार फसलों का अध्ययन दोस्तों याद रखिएगा पोमोलॉजी का, यानी कि देखिए 90 का हो जाएगा आपका। पोमोलॉजी जो है फल उगाने का विज्ञान है, और यह वनस्पति विज्ञान का एक शाखा है जो फल के अध्ययन और उनके खेती के लिए समर्पित है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फल कृषि विज्ञान, याद रखिए क्या, तो फल कृषि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है कि रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है। तो देखिए दोस्तों, जो रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी है यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर काम करती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूटन के गति के तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों न्यूटन के गति के नियम यानी कि, और यह दोस्तों तृतीय नियम पर है, याद रखिएगा। देखिए, रॉकेट में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाकर गैस उत्पन्न की जाती है जो नीचे और अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलती है। ऐसे रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे रॉकेट ऊपर उठ जाता है, और गैस के जेट का वेग जितना अधिक होता है रॉकेट भी ऊपर उतना ही अधिक वेग से उठता है, याद रखिएगा। और न्यूटन के गति का तृतीय नियम दोस्तों याद रखना कि प्रत्येक क्रिया बल के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। तो इस क्रिया प्रतिक्रिया को नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। अर्थात यानी कि जब भी कोई पिंड दोस्तों वस्तु पर बल लगाता है और वस्तु भी उस पिंड पर उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में लगाता है, वही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 92 बोलता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण होता है। तो RNA का संश्लेषण कहाँ में होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूक्लियस में। नेक्स्ट है, एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है।
तो वह दोस्तों असमान गति, याद रखना क्या कहेगा, तो वह असमान गति कहलाएगा। देखिए एक वस्तु को असमान गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94। देखिए क्वेश्चन 94 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी की प्रजाति है। तो देखिए दोस्तों जो 94 का दिया गया है, यह सिल्वर सहारा की सिल्वर चींटी, याद रखना है सहारा की जो दोस्तों सिल्वर चींटी है, सहारा रेगिस्तान की सिल्वर चींटी दुनिया का ज्ञात लगभग दोस्तों 12,000 चींटियों की प्रजाति में से सबसे तेज दौड़ने वाला यह चींटी है और इस चींटी की रफ्तार प्रति सेकंड 1 मीटर मापी गई है और यह 6 पैर वाली चींटी है दोस्तों, जो कि प्रति सेकंड अपनी लंबाई का 108 गुना हिस्सा कवर करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, देखिए जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है और जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित होता है उसे हम लोग दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इन प्रक्रमों को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, जो कि प्रायः दोस्तों अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे उदाहरण की बात की जाए, देखिए लोहा पर जंग लगना हो जाएगा आपका, अगरबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, ताप कोयला ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण होना, यह सभी दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन में जो बी दिया गया है दोस्तों, यह पानी से भाप में परिवर्तन होना, यह दोस्तों रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी दोस्तों दूध से दही बनना रासायनिक है, ताप कोयला रासायनिक है, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण ये भी दोस्तों रासायनिक है। नेक्स्ट पाते हैं कि कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो प्रोटीन है या यौगिक है दोस्तों या सभी विषाणु में पाया जाता है प्रोटीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो 97 का आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। प्रवासन जो है दोस्तों यह जनसंख्या का परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। देखिए व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बोला दोस्तों कि पिता के गुणसूत्रों को किस संयोजक से लड़की का जन्म होता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा XX, आपको पहले वीडियो में बताए हैं XX में दोस्तों लड़की का होता है और XY में लड़का का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक अधातु है। तो इनमें से कौन सा एक अधातु है। तो 99 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जो नाइट्रोजन है यह एक अधातु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 100 बोलता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला दोस्तों कि मोनेरा बहुकोशिकीय होती है, जो कि यह गलत है दोस्तों। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव होता है और इसमें केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। उदाहरण की बात की जाए दोस्तों तो जीवाणु हो जाएगा, नीलहरित शैवाल भी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यह गलत है। नेक्स्ट है कि प्रोटेस्टा सदैव बहुकोशिकीय होती है। देखिए दोस्तों प्रोटेस्टा जगत में भी एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें विकसित केंद्रक वाले यूकैरियोटिक कोशिका होती है, और जैसे हो जाएगा दोस्तों अमीबा हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन गलत है। फिर बोलता है कि कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। तो दोस्तों सही है, कवक जो है यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 100 का सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो बांग्लादेश में देखिए दोस्तों जो मुक्ति युद्ध की समाप्ति की बात की जाए तो 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, याद रखिएगा। और यह पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम ही दोस्तों पाटलिपुत्र है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र किया था, जो कि वर्तमान पटना है, स्थानांतरित किया था दोस्तों। और कालाशोक द्वितीय बौद्ध महासंगीति 383 ईसा पूर्व के आयोजन के लिए भी उल्लेखनीय है। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपना राजधानी बनाया था, जिसमें पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो देवनाम प्रिय के नाम से दोस्तों अशोक को जाना जाता है, याद रखिएगा। यह अशोक का प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का तीसरा राजा था। अशोक जो था दोस्तों यह मौर्य वंश का तीसरा राजा था, याद रखिएगा। और अशोक को ही देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी आदि नामों से जाना जाता था। और इसके साम्राज्य जो है समय मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू
कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में है दोस्तों कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवारा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय को पवित्र तीर्थ स्थल है? तो यह दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 104 का याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवारा का प्रसिद्ध मंदिर जैन यह दोस्तों समुदाय का तीर्थ स्थल है जैन धर्म का। और इस मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने वास्तुपाल एवं तेजपाल से संगमरमर से बनाया था, याद रखिएगा। और इस मंदिर के गर्भगृह में ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ की मूर्ति है, जिनकी आंखें हीरे की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन बोलता है 105 कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? तो 105 का दोस्तों याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य दोस्तों भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। तो 105 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए दोस्तों, मलिक काफूर के नेतृत्व में इसने दक्षिण के देवगिरी पर 1306 ईस्वी में तेलंगाना के वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार एवं मदुरै पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा करने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी भी दोस्तों वर्तमान में यह कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1336 ईस्वी में किया गया था। कब? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने इसको किया था और इसकी राजधानी हम्पी थी, जो कि दोस्तों वर्तमान में यह कर्नाटक में है, याद रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य दोस्तों हम्पी यह भी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा दोस्तों तेलुगु थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी डी सावरकर। देखिए 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा बी डी सावरकर ने दोस्तों अपनी पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में दिया था, याद रखिएगा। जनवरी 1857 बंगाल को दमदम छावनी के सैनिकों ने कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। यही तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने दोस्तों विद्रोह कर दिया था और 10 मई को मेरठ छावनी के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था और 11 को दोस्तों दिल्ली में पहुंच गया था, याद रखिएगा, 11 मई को। नेक्स्ट है गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो गदर पार्टी का गठन दोस्तों 1913 ईस्वी में हुआ था और यह गदर पार्टी की स्थापना की बात की जाए तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंग्रेजी साम्राज्य के जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था और इसका अध्यक्ष थे दोस्तों यानी कि संस्थापक तो सोहन सिंह भांखना, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त दोस्तों और थे केसर सिथागा जो कि उपाध्यक्ष बनाए गए थे, लाला हरदयाल दोस्तों महामंत्री बनाए गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो कौन सी एक शर्त दोस्तों इसमें नहीं रखी गई थी? पहला कहता है, ध्यान रखिएगा, कि नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, जो कि यह दोस्तों रखा गया था। फिर दोस्तों खादी उत्पादक पर टैक्स हटाना, नहीं दोस्तों यह नहीं रखा गया था। तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन में बी राइट, यह शर्त नहीं रखी गई थी। फिर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये रखा गया था शर्त। फिर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा, ये भी शर्त रखा गया था। और शर्त रखा गया था इसमें दोस्तों कि जैसे राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं, सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी, ये सभी दोस्तों इसमें मांग रखा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मालदीव भारत का जो है यह सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मालदीव, याद रखिएगा। मालदीव जो है दोस्तों यह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ मालदीव कहा जाता है। मालदीव की राजधानी दोस्तों माले है, याद रखिएगा। यह केवल 298 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत के दोस्तों कुल 9 देश जो है यह भारत से सीमा साझा करती है, याद रखिएगा। कौन कौन सा? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय जो पर्वत है दोस्तों यह वलित पर्वत है, याद रखिएगा। किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वलित पर्वत का। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
तो बोमडिला दर्रा दोस्तों यह याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा भी है और एंग्याप दर्रा भी है। फिर दोस्तों आपको देखिए हिमाचल प्रदेश दिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा और रोहतांग दर्रा, यह सभी हिमाचल प्रदेश में है। मणिपुर की बात किया दोस्तों, तो मणिपुर में याद रखिएगा तुजू दर्रा दोस्तों मणिपुर में है। फिर आपको देखिए सिक्किम दिया गया है, तो सिक्किम में याद रखना है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। जम्मू कश्मीर की बात की जाए दोस्तों, तो वहाँ पर काराकोरम जो जिला और बनिहाल है। फिर दोस्तों केरल की बात की जाए तो पालघाट और सेनकोटा, यह आपको केरल में है दर्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अष्टमुडी आंध्र भूमि झील स्थित है। तो अष्टमुडी झील दोस्तों यह भारत के केरल राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यह दोस्तों केरल राज्य में अवस्थित है। और कोल्लम जिला में स्थित अष्टमुडी झील केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। इसका आकार दोस्तों 8 भुजाओं वाला है। नेक्स्ट है नामचा बरवा यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। तो देखिए दोस्तों नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह आपको दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। और यह दोस्तों देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम की बात की जाए तो तिब्बत में जो स्थित मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंग डुंग हिमनद से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 115 बोल रहा है कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय है। तो कृष्णा नदी पर दोस्तों जो अलमाटी बांध है यह देखिए याद रखिएगा, जिसे हम लोग लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारत के 3 राज्य दोस्तों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कृष्णा नदी के जल बंटवारा के बीच में विवाद विषय था। तो कृष्णा नदी जल विवाद पर दोस्तों दिसंबर 2010 में कृष्णा नदी जल विवाद प्राधिकरण ने अपना फैसला दिया कि अलमाटी बांध की ऊंचाई 519 मीटर से बढ़कर जैसे होगा दोस्तों, तो इस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा इस, तो ऑप्शन नंबर 116 का आपका राइट हो जाएगा। देखिए सी जो दिया गया है जायद, तो जायद की फसल दोस्तों अप्रैल से जून के महीने में उगाई जाती है। और जायद की फसल खरीफ की फसल से पूर्व और रबी फसल के बाद में बोई जाती है, याद रखिएगा। तो जायद फसल के दोस्तों यह उदाहरण है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 बोलता है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है संविधान सभा में टोटल दोस्तों 389 सदस्य थे। टोटल कितना थी, तो 389 सदस्य थे, जिसमें दोस्तों 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी से और 93 देसी रियासत से था। और इसमें दोस्तों 296 सदस्य के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस के और 73 सदस्य दोस्तों मुस्लिम लीग के तथा 15 जो था यह स्वतंत्र सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिनमें दोस्तों 15 महिलाएं थी, याद रखिएगा। तो संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थे, तो 15। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी भी सदन को सदस्य के दोस्तों अयोग्यता निर्णय या राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करेगा और राष्ट्रपति का निर्णय दोस्तों अंतिम होता है, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। क्या कह रहा है दोस्तों, आयोग अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा। तो अंतिम निर्णय दोस्तों याद रखिएगा यह अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा। और देखिए दोस्तों जबकि भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा और उसका निश्चय दोस्तों अंतिम होता है। चूँकि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य को आयोग का वर्णन है, अतः उत्तर लोकसभा अध्यक्ष इसमें हो जाएगा, राइट, जो कि दोस्तों यह सही है, अध्यक्ष लोकसभा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के दोस्तों भाग 15 के जो अनुच्छेद है 324 से 329 तक है, जो कि यह दोस्तों निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 बोला गया है कि चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव पर्यवेक्षण करने की शक्ति है। और चुनाव आयोग को दोस्तों स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों राजीव कुमार हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो 120 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा नीलम
संजीव रेड्डी, जो कि दोस्तों या बाद में भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी 26 मार्च 1977 को 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन 13 जुलाई 1977 को इन्होंने यह पद छोड़ दिया, और क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया गया था, जिसमें दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21। जब कोई नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती, तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, या ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए नहीं दिख रहा है, हम आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देते हैं। भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 116 में लेखानुदान का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए बजट वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पारित करना संभव नहीं होता है, तो लोकसभा बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक दोस्तों किसी वित्त वर्ष में एक भाग के लिए भारत को संचित निधि से अग्रिम अनुदान दे सकती है दोस्तों, जिसे लेखानुदान कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन 122 कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर के राज्य विधानसभा तो दोस्तों इनको कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, वर्ष 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसकी विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में विभक्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य का गठन के लिए दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 3 दिया गया है यह भारत में नए राज्यों के गठन के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 1 है जो दोस्तों कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को राज्य को भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य को क्षेत्र में राज्य भाग को साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करता है दोस्तों, और यह संसद करता है, याद रखिएगा। संसद का यह अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है और नाम में भी दोस्तों परिवर्तन कर सकती है किसी राज्य का, यह दोस्तों संसद का अधिकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 124। 124 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? तो 124 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में भी अर्चना रामसमुद्रम, अर्चना रामसमुद्रम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में दोस्तों शामिल किया गया था। तो यह दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा। और यह 86वां संविधान संशोधन दोस्तों याद रखिएगा कब हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों आपका 2002 में हुआ था, और 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दिया गया था, याद रखिएगा। और यह दोस्तों 2002 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 126। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए जिम्मेवार नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं यह भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन के लिए दोस्तों यह जिम्मेवार नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127, बोलता है कि मूल्यह्रास को टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तु जो है यह मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए दोस्तों यह वार्षिक भत्ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 128। 128 बोलता है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले हैं, तो मधुबनी और दरभंगा, याद रखिएगा दोस्तों। मधुबनी और जो दरभंगा है यह बिहार में मछली उत्पादन करने के लिए अग्रणी है दोस्तों, याद रखिएगा, माने आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दोस्तों 129। 129 क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला दोस्तों बिहार राज्य में बनाई गई थी, और यह कहाँ किस जिले में? तो बिहार के भागलपुर जिले में, जो कि विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है, और यह देश के एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है, और यह गंगा नदी में 50 किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो बिहार में दोस्तों सबसे अधिक सोने का भंडार कहेगा तो याद रखिएगा जमुई में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 131 बोलता है कि निम्न में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू हुआ है? तो देखिए दोस्तों, बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि लुप्त प्राय गिद्धों को बचाना, और यह योजना उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी तर्ज पर चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया गया है दोस्तों, जो कि नहीं दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की
कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई दोस्तों 2023 के अनुसार की बात की जाए तो अब 5301 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5301 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। 133 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन सी दिया गया है यह आयुष या दोस्तों यह योजना और आयुष योजना वर्तमान सरकार की नहीं है। देखिए उपयुक्त जो आयुष योजना वर्तमान सरकार की नहीं दोस्तों, यह था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना नागरिक को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने से यह संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष, जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, यह किससे संबंधित है? तो 134 का आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। और यह दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को यह दोस्तों शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पूर्ण गठित होकर अब क्या हो गई है? तो याद रखिएगा यह ऑप्शन भी हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दोस्तों अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन हो गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 136। तो 136 का आता है, ध्यान दीजिएगा कि आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आइंस्टीन को दोस्तों याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को सिद्धांत के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों, आइंस्टीन को जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह दोस्तों कब दिया गया था? तो इनको दोस्तों 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा कब? तो 1921 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है? देखिए दोस्तों 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और यह अंग्रेजी के उपन्यासकार अमिताभ घोष को। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी दिया गया है अमिताभ घोष, तो यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो एशियन गेम्स में दोस्तों भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक यह आपको 1951 में जीता था, याद रखिएगा। और दोस्तों इसका खेलों की शुरुआत एशियन गेम्स का 1950 में ही होनी थी, लेकिन तैयारियों की कमी के चलते यह खेल पहली बार 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस खेल कप में भारत पदक तालिका में दोस्तों द्वितीय स्थान पर रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 139। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए दोस्तों यानी कि BCCI के भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है और यह बोर्ड का गठन तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 1928 में पंजीकृत किया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष दोस्तों रोजर बिनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कि भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी, इसलिए दोस्तों 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों देखिए F रुस्तम जी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों याद रखिएगा कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि बगदाद की राजधानी है। तो बगदाद दोस्तों यह इराक की राजधानी है, बगदाद याद रखिएगा। थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक हो जाएगा, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा और रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 143 अबू धाबी राजधानी है। तो अबू धाबी दोस्तों किसकी राजधानी है? तो यूनाइटेड यानी कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दोस्तों UAE के जो राजधानी है यह अबू धाबी है। फिर दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हो जाएगा, दक्षिणी कोरिया का सियोल और इटली का हो जाएगा रोम। नेक्स्ट है 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए दोस्तों 1912 ईस्वी में परमाणु बैटरी का आविष्कार ब्रिटेन के हेनरी मोजले ने किया था। और यह परमाणु बैटरी से बिजली उत्पन्न करने के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक कक्षा से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हेनरी मोजले। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार दोस्तों याद रखिएगा यह बिंड सर्फ के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास ले लिया है? तो देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कौन खिलाड़ी ले लिया है? तो आपको स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है दोस्तों यह क्रिकेटर था और वह गेंदबाज था दोस्तों।
इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने को पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो अभी हाल ही में शुरू किया गया है उसका नाम है एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप है दोस्तों, जो यह पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था और यह मोबाइल एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रति वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के वर्ष 2023 के आयोजन की थीम क्या थी? तो जो इसमें दोस्तों याद रखिएगा 2023 के आयोजन का थीम जो कहेगा आपसे, तो आइए स्थापन कराइए और काम करें इस या दोस्तों इसका थीम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 149 बोलता है कि हाल ही में ICAR के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित किया गया है? तो 149 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मखाना अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा, मखाना अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 150। देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे दोस्तों आपको फुल 150 क्वेश्चन को PDF दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों मैथ, रीजनिंग और GK GS सभी दोस्तों रहेगा वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में अहद अनहद शब्दों को प्रदर्शन का उत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा पटना जिला में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।